एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो थ्योरी लेक्चर हमारा रहेगा। जो आज का टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, जिसको हम बोलते हैं विद्युत करंट और विद्युत धारा, और सर्किट यानी कि परिपथ। इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं साइंस पेपर 2 के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या अदर टेट्स हों। इन सोशल मीडिया साइट्स पर आप शिक्षा फॉर नौकरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ इस वीडियो का आपको पीडीएफ मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस की बात कर रहा हूँ पेपर 2 के लिए। तो विद्युत धारा क्या होती है, इसको हम समझेंगे। विद्युत धारा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या होता है भाई? यह वह दर होती है जिसमें एक चालक में एक विद्युत आवेश प्रभावित होता है। सबसे पहले बात करें कि विद्युत आवेश और विद्युत जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है, वो किसके थ्रू फ्लो होता है। तो जितने भी हमारे आवेशित यानी कि चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनकी वजह से हमारा करंट फ्लो होता है। यह गति में आवेश से संबंधित है। इस प्रकार इसे गतिशील विद्युत यानी कि चालक चल विद्युत भी कहा जाता है। चल विद्युत कब कहेंगे? जब ये आवेश जो है अपने स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना शुरू कर देते हैं, ये आवेशित जो कण होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चल विद्युत यानी कि चलने वाली मूविंग करंट विद्युत बोलते हैं। इसके तहत वर्गीकृत किया गया है। विद्युत धारा का प्रतीक क्या होता है? विद्युत धारा का प्रतीक आई होता है। इसको आई सिंबल के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनती है हमारी विद्युत धारा यानी कि आई के लिए, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इससे हमारे बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाते हैं छोटे छोटे। क्या बोलते हैं कि धारा हम किस तरीके से निकालते हैं किसी भी परिपथ में? धारा का मान किससे निकलेगा? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब क्यू क्या है यहाँ पर? क्यू है आवेश। ठीक है, और आवेश कितने प्रकार के होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और टी क्या है? समय। तो इसलिए आवेश बटे समय क्या देगा हमें? धारा देगा, धारा का मान देगा, आई की वैल्यू देगा। क्लियर है भाई? तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया है विद्युत धारा का। तो इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में समझें कि इट इज़ अ रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन एन कंडक्टर, यानी कि एक दर है जिसके जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने की एक दर होती है, तो वही क्या कहलाती है? हमारी आई कहलाती है, यानी कि क्यू बाई टी। ये हो गए हमारी फ्लो होने की एक दर, और ये मोशन से रिलेटेड होता है, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली आपको समझाया। और इसे हम आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विद्युत धारा की जो यूनिट होती है इसके बारे में देखते हैं कि विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, एम्पियर इसकी इकाई होती है। ए के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए के थ्रू। लेकिन एम्पियर क्या होता है? बहुत बड़ी इकाई होती है, इसलिए अक्सर मिली एम्पियर का उपयोग किया जाता है। इकाई हमारे पास एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर ही है, लेकिन ये लार्ज बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसलिए हम इसको स्मॉल करके यानी कि इस फ्रैक्शन में मिली एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत धारा को एक एमीटर नामक यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कई ऑप्शंस के थ्रू कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होती है, उसको मेज़र करने का इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। तो वो होता है हमारे पास एमीटर, जिसके द्वारा हमारा विद्युत करंट मेज़र किया जाता है। अब देख लेते हैं भाई टाइप्स ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा के प्रकार कितने होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ करंट में दो प्रकार के हमारे पास विद्युत धारा के प्रकार होते हैं। पहला बोलते हैं जिसको दिष्ट धारा, और दूसरा बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। दोनों को समझेंगे भाई। दिष्ट धारा का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव करंट। क्लियर है भाई? ऑल्टरनेटिव करंट जो होता है उसको हम बोलते हैं, दिष्ट धारा हो गई डायरेक्ट करंट, एंड प्रत्यावर्ती धारा हो गई हमारी एसी करंट यानी कि ऑल्टरनेटिव, एंड दिष्ट धारा को हम बोलेंगे डीसी करंट यानी कि डायरेक्ट करंट। क्लियर है भाई? अब डायरेक्ट करंट क्या होता है? वह धारा जिसमें विद्युत का प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारी चीज़ें निकल जाएंगी कि ऐसी धारा, ऐसा करंट जिसमें हमेशा जो फ्लो ऑफ करंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल यानी कि एक ही दिशा में हमेशा प्रवाह होगा। जो आवेश हैं, आवेशित कण हैं, वो किस में जाएंगे? केवल एक ही दिशा में जाएंगे। तो ऐसी धारा, ऐसा करंट क्या कहलाएगा हमारे पास? दिष्ट धारा कहलाएगा, जिसको हम डीसी करंट बोलते हैं। और इसमें जो आवृत्ति होती है यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है, एफ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है भाई? जीरो होती है। उसे दिष्ट धारा कहा जाता है। इसे डीसी द्वारा भी संदर्भित करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डीसी क्या होती है। डीसी की जो स्पेसिफिकेशन डीसी करंट की, कि ये हमेशा एक यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही दिशा में चलती है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? जीरो होती है, और इसको डीसी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो गया भाई? नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा।
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरनेटिव करंट। तो वह धारा जिसमें धारा की दिशा में समय के एक निश्चित अंतराल के बाद परिवर्तन होता है, यानी कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है परिवर्तन होता है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसे एसी द्वारा भी संदर्भित किया जाता है। क्लियर हो गया भाई, कि वह धारा जिसमें एक समय अनुसार परिवर्तन होता है। अगर इसकी ग्राफ की हम बात करें तो देखिए एसी करंट को कुछ इस तरीके के ग्राफ के थ्रू दिखाया जाता है, और अगर हम डायरेक्ट करंट की बात करें यानी कि दिष्ट धारा की बात करें तो उसको हम कुछ इन ब्लॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है भाई, तो ये हो गया हमारे पास अल्टरनेटिव करंट और ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट करंट। ओके, तो जितने भी घरों में बिजली की जो आपूर्ति होती है वो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ अल्टरनेटिव करंट के रूप में आती है। हमारे घर में हमेशा कैसी सप्लाई आती है भाई, एसी करंट आता है, ऑल्टरनेटिव करंट आता है, डायरेक्ट करंट नहीं आता। डायरेक्ट करंट कहाँ होता है हमारे पास, जितने भी हमारे पास ट्रांसमिशन वायर होती हैं उसमें डायरेक्ट करंट होता है, लेकिन यहाँ 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ ऑल्टरनेटिव करंट होता है। तभी अगर बिजली का शॉक लगता है या करंट का झटका महसूस करते हैं हम, तो वो कैसा होता है, ऑल्टरनेटिव। अगर वो ऑल्टरनेटिव ना हो तो आप जो है बिल्कुल चिपके रह जाएंगे तारों के साथ में, क्योंकि डायरेक्ट करंट फ्लो हो रहा है। ऑल्टरनेटिंग का मतलब एक बार करंट फ्लो होगा, दूसरी बार शून्य होगा, फिर दोबारा फ्लो होगा, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑल्टरनेटिव करंट। क्लियर है भाई, तो दो तरीके की हमने धाराएं देख ली हैं, दिष्ट एंड प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में जानते हैं हम, यानी कि विद्युत परिपथ क्या होता है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है भाई, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपके पास बेसिक अगर आपको क्लियर हो गया तो किसी भी एग्जाम में जहाँ पर भी साइंस आती है, बेसिक साइंस आती है, जूनियर लेवल की साइंस आती है, वहाँ आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें विद्युत प्रवाह हो सकती है भाई, एक ऐसा मीडियम जिसमें जो है करंट जो है पास हो सकता है। ठीक है भाई, और परिपथ कैसा होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए, एक क्लोज लूप की फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि परिपथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरे यहाँ गया, यहाँ खत्म हो गया, तो ये कैसे कंप्लीट परिपथ नहीं हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से एक सर्किट नहीं बना है। तो एक कंप्लीट सर्किट जिसमें विद्युत प्रवाह हो सकती है, पास हो सकती है, विद्युत परिपथ यानी कि विद्युत सर्किट के रूप में जाना जाता है। परंपरागत रूप से एक परिपथ में विद्युत प्रवाह की दिशा सकारात्मक से नकारात्मक टर्मिनल तक हो सकती है। तो देखिए जो हमारे पास विद्युत परिपथ बनता है तो उसमें जो टर्मिनल्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव, और पॉजिटिव से लेकर निगेटिव हो सकते हैं हमारे पास। अगर हम बात करें एक बल्ब की, सपोज हमारे पास घरों में बल्ब होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक बल्ब होता है, तो उसमें भी टर्मिनल्स बने होते हैं। उसके बॉटम में अगर आपने देखा हो तो एक माइनस टर्मिनल होता है और एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो क्या होता है भाई, ये पूरा परिपथ होता है और इसमें यहाँ एक फिलामेंट लगा होता है। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो फिलामेंट क्या होता है, जलने लगता है, लाइटेड होता है, जिससे हमारे पास प्रकाश आता है, हमारे घरों में प्रकाश आता है, और ये एक करंट लूप में जाकर पॉजिटिव पर एंड हो जाता है, या प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पर एंड हो जाता है। तो ये क्या कहलाती है, इसी से बल्ब चमकता है और इसी से एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि एक विद्युत का परिपथ जो है कंप्लीट हो रहा है। जो आवेशित कण है वो एक टर्मिनल से स्टार्ट होकर पूरा अपना एक फ्लो लगाकर दूसरे सर्किट पर आकर क्लोज्ड हो जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं, विद्युत क्या होती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। जो बेसिक है हमारा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है भाई, ये एक ऊर्जा के रूप में होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक एनर्जी है। ठीक है, एक एनर्जी है जो आवेशित कण को, जितने भी आवेशित यानी कि जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, अगर वो स्टेबल फॉर्म में है तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और अगर गतिशील के फॉर्म में है तो उसको हम बोलते हैं क्या, गतिज, यानी कि जो मूविंग मूविंग हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है। और जो मूविंग इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें ऑलवेज एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और जो स्थित विद्युत होती है यानी कि स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें एनर्जी कम होती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कुछ नहीं है, एक प्रकार की हमारी एनर्जी है। जो आवेशित कण होते हैं उनके द्वारा एनर्जी रिलीज होती है। स्टेबल फॉर्म में ये एनर्जी कम होती है, और जब इनमें मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है आवेशित कणों में, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर एनर्जी जो है बढ़ जाती है। आगे डिस्कस करते हैं भाई विद्युत आवेश और इसके गुण, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको देख लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमारे पास साइंटिस्ट थे जो हमारे विलियम गिलबर्ट्स, उन्होंने बताया कि कुछ पदार्थ कुछ विशेष पदार्थों से रगड़ने पर वे हल्के पिंडों को आकर्षित करने का गुण प्राप्त कर लेते हैं। भाई आपने चाइल्डहुड में देखा होगा, जब भी आप किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रब करते हैं तो उसमें एक आवेश यानी कि चार्ज उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो अपनी तरफ हल्के लाइट
पार्टिकल्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा, और अगर निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव है तो उनको रिपेल करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए हमने दिया है कि आवेश जो है, चार्ज जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आवेशों में विपरीत आवेश आकर्षित करने का गुण होता है, बिल्कुल भाई। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव जो है निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, और निगेटिव जो है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि ये अपोजिट इनकी क्वालिटी होती है। जो भी आवेश होते हैं चार्ज में ऑलवेज अपोजिट क्वालिटी होती है अपने से दूसरे को आकर्षित करने की। दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकारक बल कूलॉम नियम के द्वारा शासित होता है। भाई कूलम नियम जो होता है, कूलम्स लॉ होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कूलम लॉ हमेशा बताता है आवेशित कणों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। यानी कि सपोज दो पार्टिकल्स हैं जिसपे एक पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, तो इन पर लगने वाला बल जो है वो कूलम नियम के द्वारा, कूलम्स लॉ के द्वारा बताया जाता है। अब कूलम्स लॉ क्या होता है ये हम देख लेते हैं। देखिए, कूलम्स लॉ होता है, इसके अनुसार विद्युत बल सीधे आवेश Q1 और Q2 के उत्पाद के समानुपाती होता है। सपोज एक आवेश है हमारे पास, एक पार्टिकल है जिस पे आवेश है Q1, दूसरा पार्टिकल है जिस पे है आवेश Q2। तो इन दोनों उत्पाद के समानुपाती और उनके विपरीत दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। तो क्या हमारे पास फोर्स बना कूलम नियम के अनुसार F इज इक्वल टू, या F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। एक आवेश जिसका हमारा चार्ज कितना है Q1, दूसरा आवेश जिसका चार्ज हमारे पास Q2, इनके बीच की दूरी हमारे पास कितनी है R। तो इन पर लगने वाला, इन दोनों पिंडों पर लगने वाला बल यानी कि F, वो क्या होता है? F इज इक्वल टू, F किसके अनुक्रमानुपाती होता है? इनकी बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, और इन दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन के आई, F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब जब हम इसका कांस्टेंट हटाएंगे तो F इज इक्वल टू हो जाएगा K, कांस्टेंट आ जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला हो गया जिसको हम कूलम्स लॉ फार्मूला कहते हैं। K इज इक्वल टू हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया। यदि F स्थिर वैद्युतिकी बल के रूप में जाना जाता है, यानी कि F को अगर हम स्टेबल इलेक्ट्रिक फोर्स के रूप में जानेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं इसको। और आवेश की जो इकाई होती है यानी कि चार्ज Q की जो यूनिट होती है, SI यूनिट क्या होती है? कॉलम्ब होती है। इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। भाई इसको आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 कूलम इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास 1 कूलम की वैल्यू हो गई है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं कि विद्युत कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। बहुत इजी है, आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के रूप में देख लेते हैं कि विद्युत कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या है। कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत का प्रवाह करने के लिए अनुमति दे देते हैं। ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन समृद्ध होते हैं और इसमें विद्युत के लिए बहुत कम प्रतिरोध होता है। यानी कि कंडक्टर्स वो मीडियम होते हैं जिसके थ्रू से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और जिनमें खुद इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और उसमें से आवेश फ्लो हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनमें जो है आवेशों को रोकने के लिए प्रतिरोधक जो बल होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स बोलते हैं। कंडक्टर के उदाहरण जैसे लोहे की छड़ जो होती है वो कंडक्टर्स हो गई, तांबे का तार जो हो गई, ये सब गुड कंडक्टर एक अच्छे स्रोत हैं। किस चीज़ के? भाई विद्युत के एक अच्छे सोर्स हैं जिसमें से विद्युत पूरा एक परिपथ बन जाता है। क्लियर है? आगे बोलते हैं इंसुलेटर्स यानी कि विसंवाहक पदार्थ जो अपने माध्यम से विद्युत प्रवाह को पारित होने की अनुमति नहीं देते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और विद्युत के प्रति बहुत अधिक प्रतिरोध होता है। क्लियर है भाई? कि ऐसे पदार्थ जो अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने की अनुमति नहीं देते हैं, और इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स कम है। इलेक्ट्रॉन्स कम है तो आवेश पास नहीं हो पाएगा हमारा, और इसमें रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। तो ऐसे को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। और जो इनके एग्जांपल है जैसे प्लास्टिक हो गया, ये इंसुलेटर है, लकड़ी की छड़ हो गया इंसुलेटर, और बोल सकते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और इसके बाद एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर्स। अब सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के प्रति मध्यवर्ती या औसत प्रतिरोध दिखाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी कि जो कंडक्टर्स
और इंसुलेटर्स के बीच में एलिमेंट्स आते हैं उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, यानी इनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। मध्यम की प्रॉपर्टी पाई जाती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टीज इनमें पाई जाती हैं। इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालक और विसंवाहक के बीच मध्यवर्ती होता है। सेमीकंडक्टर के जो उदाहरण है वो होते हैं हमारे पास सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं, यानी कि SI जिसको हम बोलते हैं सिलिकॉन, ये एक हमारे पास सेमीकंडक्टर है। यानी कि ये अपने में से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होने देता है, लेकिन कंडक्टर जितना नहीं और ब्लॉक भी नहीं करता है, रेजिस्टेंट भी नहीं उत्पन्न करता है जितना इंसुलेटर्स करते हैं। तो ये मध्यम का एक पदार्थ है जिसको हम सिलिकॉन बोलते हैं, सेमीकंडक्टर में आता है। तो भाई ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए। ये पार्ट नंबर 1 था हमारे इस वीडियो का। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, जैसे हमारे पास रेजिस्टेंस हुआ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि इस वीडियो के पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। ये पार्ट नंबर 1 था। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा टॉपिक क्या था इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। बेसिक जो इसकी प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट पार्ट 2 में हम इसको फिनिश कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। दिस वॉज अभिषेक त्यागी। डू सब्सक्राइब द चैनल and subscribe and press the bell icon. Follow on the Telegram channel. This was Abhishek.